दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की पावन भूमि पर आयोजित होने जा रहा है। इस बार का महाकुंभ भव्य, दिव्य और विशाल होने वाला है। विष्णु पुराण के मुताबिक जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक पर्व है जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होगा। इस भव्य और दिव्य महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुंभ में शाही स्नान करने में समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ के दौरान विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। शाही स्नान कुंभ मेले की मुख्य विशेषता है। यह स्नान साधु संत, महात्मा, अन्य तीर्थयात्रियों के लिए एक विशेष अवसर होता है। कुंभ मेले के शाही स्नान को पुण्य स्नान भी माना जाता है, क्योंकि इसे करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एक प्रकार का भक्ति और समर्पण है, जहां व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुख और कठिनाइयों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है और आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करता है। कुंभ मेले का शाही स्नान न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति परंपरा का एक सुंदर उदाहरण है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व सबसे ज्यादा है, इसलिए क्योंकि प्रयागराज सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और जहां विशेष रूप से 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। माँ गंगा, यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के संगम, इसी मिलन बिंदु को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्थित होने की वजह से इस स्थान को प्रयागराज कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्रयागराज तीर्थराज यानी सभी तीर्थों का राजा। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला और हर 12 वर्ष में महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी 2025 के महाकुंभ में आना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में महाकुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसे आप प्रयागराज महाकुंभ 2025 में महाकुंभ में आप कैसे आ सकते हैं, महाकुंभ में रहने और खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं हैं, प्रयागराज में महाकुंभ के अलावा आप एक दिन में कहां कहां घूम सकते हैं, क्या है शाही स्नान की तिथियां, महाकुंभ में घूमने का कितना खर्च आएगा, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो वीडियो को इन तक जरूर देखें ताकि आपको महाकुंभ 2025 की सारी जानकारी समझने में आसानी रहे। और इसी के साथ ही आप वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टूर और 2025 के कुंभ के रिलेटेड सारे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। इस बार का ये महाकुंभ 45 दिन तक चलने वाला है, यानी कि हर दिन यहाँ पर आपको 3 से 4 करोड़ लोग देखने को मिल सकते हैं। और इतने सारे श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को 25 अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है और इतने सारे लोग एक ही जगह पर गंगा स्नान तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए 7 पक्के घाटों का भी निर्माण किया गया है। और साथ ही कुंभ मेले का क्षेत्रफल जो कि 3200 हेक्टेयर था, उसे बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर किया गया है, जहां पर कल्पवासियों के लिए तंबू बने हुए हैं और यहां पर मेले के दौरान कई कथावाचक मौजूद होंगे जो कि कथा करेंगे और उनके लिए पंडाल बने हुए रहेंगे। लोगों के खाने पीने, सोने और शौचालय की व्यवस्था भी रहेगी और बहुत सारी चीज़ों की फ्री सेवा रहेगी। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि यह कोई छोटा मोटा कुंभ है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महाकुंभ को हैंडल करने के लिए सिक्योरिटी के लिए 37,611 पुलिसकर्मी रहेंगे और साथ ही पूरे संगम को साफ सुथरा रखने के लिए 22,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मचारी होंगे। इसके अलावा कई एनजीओ अपनी सेवा प्रदान करेंगी और इस पार से उस पार आने जाने के लिए गंगा यमुना की जलधारा पर 30 पीपा पुल का निर्माण हुआ है। यह मेला न केवल भारत के बल्कि विदेश से आने वाले लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में प्रशासन ने इस भव्य आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अलग अलग रास्तों का निर्माण किया गया है। प्रयागराज शहर के चारों ओर यातायात का प्रबंध इस तरह किया गया है कि लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन ने शहर के अलग अलग हिस्सों में पार्किंग की व्यवस्था भी की है ताकि श्रद्धालु अपनी गाड़ियां को सुरक्षित स्थान पर रख सकें। विशेष रूप से पिक डे यानी शाही स्नान वाले दिनों में जब सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी, तब श्रद्धालुओं को केवल 1 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना हो सकता है। बाकी अन्य दिनों में आपको सिर्फ 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और सिर्फ महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए 3000 से स्पेशल ट्रेन और 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेन के साथ प्रयागराज में 7,000 बसें भी महाकुंभ के लिए चलेंगी। इससे कुंभ में आने जाने के लिए आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। बात कर लेते हैं प्रयागराज में कैसे पहुंचा जाए। देखिए, प्रयागराज में काफी सारे रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन, रामबाग, संगम, नैनी जंक्शन, प्रयागराज छिवकी जंक्शन, दारागंज, सूबेदारगंज, बमरौली, फाफामऊ जंक्शन और जोशी जंक्शन। अगर आपके यहाँ से इन रेलवे स्टेशन तक ट्रेन आती हैं, तो आप इन स्टेशन में से किसी पर भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सारे स्टेशन त्रिवेणी संगम से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वैसे सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन की बात कर लेते हैं तो वो है प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, प्रयागराज रामबाग और संगम।
ये सारे स्टेशन प्रयागराज महाकुंभ से सबसे नजदीक रहेंगे। प्रयागराज के लिए इंडिया के सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों से रेल कनेक्टिविटी इजिली अवेलेबल है, तो आप बाई ट्रेन यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन तक आने के बाद संगम तक पहुँचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही 20 रुपए के चार्ज पर शेयरिंग ई रिक्शा मिल जाएगा। प्रयागराज पहुंचने के बाद सबसे जरूरी बात रहती है यहाँ पर रहने की क्या सुविधा है। अगर आप टेंट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इन 6 में से किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। सिर्फ इन 6 कंपनियों को यूपी सरकार की ओर से महाकुंभ में टेंट लगाने की टेंडर मिला है, तो आप गूगल पर किसी भी अन्य वेबसाइट से टेंट बुक न करें। इसके अलावा आप अपनी सुविधा के अनुसार IRCTC के टेंट भी बुक कर सकते हैं। इस टेंट में सिटी में टेंट बुकिंग के लिए आपको एक से बढ़कर एक पैकेज मिल जाएगी। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप कोई भी पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें आपको रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी के साथ ही लंच और डिनर की भी फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन इन टेंट के चार्ज की शुरुआत एक दिन के लगभग 10,000 से लेकर के 80-90 हज़ार तक है, जिनमें से मिडिलक्स, डिलक्स और लग्जरी डिलक्स कॉटेज भी शामिल हैं। और वही डोरमेट्री के 1500 चार्ज पर आपको एक दिन के लिए मिल जाते हैं। अगर आप होटल में रुकने का प्लान बनाते हैं तो गूगल पर अलग अलग वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन होटल बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका बजट टेंट या महंगी होटल बुक करने का नहीं है तो आप प्रयागराज में काफी सारी सस्ती और अच्छी धर्मशाला भी बनी हुई हैं। इनमें भी आप अपने रहने की सुविधा का बंदोबस्त कर सकते हैं और यह धर्मशाला संगम के नजदीक में ही स्थित है, तो आपको और भी सुविधा मिल जाएगी। और अगर आपका बजट बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको रूम अवेलेबल नहीं मिल पा रहा है, तो आप बिल्कुल भी निराश न हो। यहाँ पर प्रशासन की ओर से महाकुंभ में अलग अलग जगहों पर रैन बसेरा यानी कि शिविर की भी सुविधा उपलब्ध रहती है, जहाँ पर आप सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखा करके बिल्कुल निःशुल्क फ्री में आराम से रह सकते हैं। और अगर आप मेला परिसर में टेंट में रहना चाहते हैं और कल्पवास करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पहुंचकर किसी भी पंडित से जिन्होंने यहाँ पर टेंट लगाया है उनसे बात कर सकते हैं, और जो भी वह अमाउंट मांगते हैं अगर आपके बजट में हो तो आप उस हिसाब से अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। बस आप कोशिश करें कि संगम के आसपास ही टेंट बुकिंग करें या होटल बुकिंग करें। और अगर त्रिवेणी संगम के पास आपकी टेंट बुकिंग नहीं हो पाती है तो आप होटल सिर्फ रामबाग या प्रयागराज रेलवे स्टेशन रोड पर ही लेना, क्योंकि जितना भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो यहाँ से लगभग 2 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित हैं और यहाँ पर आपको सिर्फ 1000 से 2000 तक की बढ़िया से बढ़िया होटल मिल जाएगी। अब कुंभ मेले के महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जान लेते हैं। 2025 में होने वाले महाकुंभ का आयोजन अत्यधिक भव्य और ऐतिहासिक होने वाला है। महाकुंभ जो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से स्नान करने आते हैं और मोक्ष तथा पुण्य की डुबकी लगाते हैं। इस महापर्व में आस्था की डुबकी लगाने का हर एक स्नान विशेष महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इन्हें धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान की तिथियां ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर तय की जाती हैं और हर एक स्नान के पीछे एक धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ का आगाज होगा। अगले दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को होने वाला यह स्नान महाकुंभ का पहला प्रमुख स्नान माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना व मां सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होता है। फिर मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण स्नान है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होगा, जब सबसे ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं और मौन रहकर इस दिन स्नान करने से कहते हैं कि मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद 3 फरवरी 2025 को होगा वसंत पंचमी का दिन और इस दिन का स्नान खास तौर पर ज्ञान और बुद्धि की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। वही माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन संगम में स्नान करने पर व्यक्ति को जीवन में पूर्णता और शांति की प्राप्ति होती है। आखिरी में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी 2025 को होगा और ये दिन भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी स्नान के साथ कुंभ का समापन भी हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी जिस दिन शाही स्नान होता है उसके एक दिन पहले सारे प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल की एंट्री बंद हो जाती है। तो अगर आप शाही स्नान के पर्व पर कुंभ में आना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको एटलीस्ट किसी भी एक शाही स्नान के 1 से 2 दिन पहले पहुँचना होगा। सपोज आप 14 जनवरी को स्नान करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 12 जनवरी को मॉर्निंग या आफ्टरनून तक पहुंच जाना होगा, ताकि आप अपने व्हीकल से या फिर पब्लिक व्हीकल से महाकुंभ मेले परिसर तक पहुंच सके। अब आपको कुंभ की विशेष तिथियों और स्थान पर्व के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन ये कुंभ लगाए क्यों जाते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। हमारे देश की आबादी इस समय लगभग 140 करोड़ है, लेकिन जरा अंदाजा लगाइए कि आज से लगभग 200 साल पहले कितने लोग कुंभ में आते थे। सन 1996 के कुंभ मेले में लगभग 25 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। उस समय इलाहाबाद पर अंग्रेजों का कब्जा था
और इस मेले में आए भीड़ को देखने के बाद अंग्रेजों ने प्रयागराज में डुबकी लगाने पर टैक्स लगा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में हमें पता चलता है कि साल 1806 में कंपनी ने हर व्यक्ति पर 1 रुपए का टैक्स लगा दिया था और उस समय 1 रुपए में एक आदमी के पूरे महीने का जीने का खर्चा चल जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया था। इससे देवी देवताओं की शक्तियां चली गई थी। देवताओं की कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया था। फिर ब्रह्मा जी के पास देवी देवताओं ने मदद की गुहार लगाई तो ब्रह्मा जी ने अमृत पान कर अपनी शक्तियों को वापस पाने की सलाह दी। लेकिन यह काम करने में मुश्किल यह थी कि उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी थी। फिर देवताओं ने भी यही किया। उन्होंने राक्षसों से मदद के बदले आधा अमृत देने की बात कही और सभी राक्षस इस बात को मान गए। और फिर होती है अमृत की खोज में समुद्र मंथन की शुरुआत। बड़ी मेहनत के बाद समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई। लेकिन जैसे ही अमृत निकला देवताओं और राक्षसों दोनों में अमृत को पूरा हड़पने की होड़ मच गई। इसके बाद देवताओं और राक्षसों की आंखों में धूल झोंककर अमृत पाने में कामयाब हो गए और वह अमृत लेकर दौड़ पड़े। राक्षसों ने भी हार नहीं मानी और वह पूरे 12 दिन तक उनका पीछा किए। इसके भागने भगाने में कलश से अमृत की 4 बूंदें स्वर्ग से धरती में गिर गई। माना जाता है कि बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, उज्जैन में शिप्रा नदी, वह नासिक में गोदावरी नदी में गिरी थी। अब ये 4 बूंदें जहाँ जहाँ पर गिरी आज वहीं पर कुंभ मनाया जाता है। और हर 12 साल के अंतराल में कुंभ मनाए जाने के पीछे की कहानी यह है कि पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता है कि देवताओं की 12 दिनों का अर्थ है मानव के 12 साल। इसलिए हर 12 और 3 साल के अंतराल में चारों स्थानों पर कुंभ मेले होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के बाद जब कुंभ मेले का समय आता है यह नदियाँ वही अमृत का रूप धारण करती है जिनमें नहाने से लोगों के सभी पाप हमेशा के लिए धुल जाते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अब हम जानते हैं कि प्रयागराज की कौन कौन सी जगह घूमने लायक हैं। सबसे पहले आपको संगम स्नान करना है। इसके लिए नाव में बैठकर आपको त्रिवेणी संगम तक जाना होता है। त्रिवेणी संगम में आप गंगा नदी और यमुना नदी को मिलते हुए अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन सरस्वती नदी अदृश्य है तो वो हमें दिखाई नहीं देती है। संगम में स्नान करने के बाद आप आ जाइए अकबर के किले में। इस किले के अंदर अक्षयवट जो कि इतना प्राचीन है कि 4 युगों से भगवान विष्णु से लेकर 5 पांडव तक यहाँ तक आ चुके हैं। यहीं पर पातालपुरी मंदिर बना हुआ है जिसका इतिहास काफी रोचक है। और इसी किले के पास में श्री बड़े हनुमान जी की मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी लेटे हुई मुद्रा में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और इस मंदिर का इतिहास भी काफी प्राचीन है। यह मंदिर त्रेता युग में बना था। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद यहाँ से 100 से 200 मीटर दूर आपको आ जाना है आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर। यह मंदिर प्रयागराज का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। द्रविड़ संस्कृति में मंडप यानी मंदिर का प्रवेश द्वार होता है जो कि स्तंभों पर टिका होता है। जैसे यह मंदिर 16 खम्भों पर टिका हुआ है और मंदिर के ऊपर का गुंबद विमान मंडप कहलाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम आदि शंकर विमान मंडपम। और इस मंदिर में हमें काफी सारे देवी देवताओं के दर्शन मिलते हैं। संगम पर सभी मुख्य स्थान घूमने के बाद आप आ जाइए माँ देवी अलोपी मंदिर में। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ पर माता सती के दाहिने हाथ का पंजा कटकर गिरा था। यहाँ से अब हम जाएंगे भरद्वाज पार्क और उनके आश्रम में। लेकिन वहाँ जाने से पहले दोस्तों अगर आप लंच या कुछ खाना चाहते हैं तो प्रयागराज में काफी सारी रेस्टोरेंट मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पर लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। आप दोस्तों भरद्वाज पार्क के आसपास ही काफ़ी ही टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं। जैसे आपको सबसे पहले आ जाएंगे भरद्वाज पार्क में। यहाँ पर आपको भरद्वाज मुनि की बड़ी सी मूर्ति देखने को मिलेगी और साथ ही इस पार्क में हमें भरद्वाज आश्रम की छोटी सी झलक भी दिखाई देती है। और यहीं से 250 मीटर दूर भरद्वाज आश्रम स्थित है। अपने वनवास काल के दौरान श्री राम जी सबसे पहले यहाँ पर आए थे। भरद्वाज मुनि का ये आश्रम त्रेता युग का है और कहा जाता है कि कुंभ मेले के प्रवर्तक भी भरद्वाज मुनि ही थे। भरद्वाज आश्रम के पास से आनंद भवन बना हुआ है। यहाँ की एंट्री लगभग 30 रुपए से 100 रुपए के बीच की है। पुराने जमाने की काफी सारी एंटीक चीजें देखने को मिलती हैं। इस भवन में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी जी रहते थे, तो आप उनकी काफी सारी यादें यहाँ पर संजोकर रखी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। आनंद भवन घूमने के बाद आप आ जाइए चंद्रशेखर आजाद पार्क में। 17 फरवरी 1931 को अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को इसी जगह पर चारों ओर से घेर लिया था। फिर चंद्रशेखर जी ने अपने पिस्तौल में बची आखिरी गोली अपने आप को ही मार ली थी। इसके बाद अब आप आ जाइए प्राचीन वेड़ी माधव मंदिर में। त्रिवेणी संगम की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु खुद यहाँ पर विराजमान हुए थे। अब हम आ गए नागवासुकी मंदिर में। इस मंदिर का इतिहास भी काफी दिलचस्प है और ये मंदिर कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है, यानी यह वही नागवासुकी जी का मंदिर है जो समुद्र मंथन के समय रस्सी बने हुए थे। इसके बाद आप आ जाइए नैनी में। यहाँ अरैल घाट के पास शिवालय पार्क बनाया गया है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को भारत के नक्शे पर दर्शाया गया है। ये काफी बड़ा और काफी सुंदर है। महाकुंभ मेला घूमने के बाद आप इन सब जगहों पर भी एक दिन में घूम सकते हैं। प्रयागराज के सभी टूरिस्ट प्लेसेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं
और महाकुंभ से रिलेटेड आपको जो भी सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।